हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम पढ़ रहे थे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमने उसके बेसिक्स पर डिस्कशन कर लिया। फिर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करे थे, फेवरेबल अनफेवरेबल, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक एक्सेट्रा, सब डिस्कस कर लिया था। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्शियल अमाउंट का एडजस्टमेंट देखा था कि भाई पार्ट अमाउंट बैंक से क्लियर हो जाए, मतलब पार्शियल अमाउंट वाले एडजस्टमेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडवांस्ड ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कौन से एडवांस लेवल के टेक्निकल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं और उनका ट्रीटमेंट एक्चुअली बीआरएस के अंदर बेसिकली क्या होगा। जैसा हमारा ये फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च 2022। मैंने कुछ एडवांस एडजस्टमेंट इसमें सिलेक्ट करके रखे हैं, हम उसको पढ़ते जाते हैं क्वेश्चन को और अकॉर्डिंगली हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज ₹28,500। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस अज्यूम करेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये अमाउंट है बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹28,500, और कुछ भी मेंशन नहीं है तो फेवरेबल बैलेंस अज्यूम करेंगे और प्लस कॉलम में इसको लिख देंगे। फाइन। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको एक बैलेंस दिया हो तो पूरे क्वेश्चन में वही बुक एडजस्ट होगी अकॉर्डिंग टू सेकंड बुक। मींस इसमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो कैश बुक का बैलेंस एडजस्ट होगा अकॉर्डिंग टू द पासबुक। और हम एज यूजुअल जिस तरह से हम लिखते हैं, इधर एक कॉलम हमने कैश बुक का बनाया, एक कॉलम हमने बेसिकली पासबुक का बना लिया। ओके, अब सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखेंगे कैश बुक और पासबुक पर क्या हुआ, फिर उसका एक्चुअली बीआरएस में रिकॉर्डिंग कैसे होगी, फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 1 है मेरे पास, अ चेक ऑफ ₹12,000 डिपॉजिटेड इन बैंक डिसऑनर्ड एंड नो एडवांस वाज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। एक हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया था, हमारे पास एक चेक आया था, जैसे ही हमारे पास चेक आया तो हमने कैश बुक को 12,000 से इंक्रीज कर दिया, एंट्री डाल दी कैश बुक में। कैश बुक में एंट्री डालेंगे तो हमने बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इंक्रीज कर दिया। हमने वो चेक बैंक में डाला, 2-3 दिन में बाद वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और हमें उसकी इंफॉर्मेशन लास्ट डेट मींस 31 मार्च 2022 तक कभी कोई इंटीमेशन बैंक की साइड से आई नहीं है उसमें। ठीक है, तो हुआ क्या भाई, देखिए चेक का बाउंस हो जाना या चेक का डिसऑनर हो जाना मींस चेक का क्लियर नहीं होना। चेक क्लियर नहीं हुआ मींस पासबुक के बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पासबुक का बैलेंस जैसे पहले 0 था, अब भी वैसा का वैसा ही 0 है। अब ये कैश बुक प्लस 12,000 है, पासबुक 0 है। और मैंने आपको बताया था जिस भी बुक से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं उसी बुक को आपको क्वेश्चन में एडजस्ट करना है। वी हैव टू एडजस्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक अकॉर्डिंग टू द पासबुक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर कैश बुक को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू पासबुक। तो प्लस 12,000 को 0 बनाना है तो हम क्या कर देंगे, 12,000 माइनस कर देंगे। इधर लिख देंगे हम चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने चेक जो रिसीव किया था वो तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसका डिसऑनर रिकॉर्ड नहीं किया। और बैंक के अंदर क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि बैंक जब भी रिकॉर्ड करेगा जब ये चेक एक्चुअली क्लियर होगा। चेक क्लियर नहीं हुआ, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, हमने रिकॉर्ड कर दिया था, हमें कैश बुक को एडजस्ट करनी है तो हमने कैश बुक को फिर से डिडक्ट कर दिया। फाइन। नाउ कम टू द सेकंड ट्रांजैक्शन, अ चेक इशूड वर्थ ₹8,000 डिसऑनर्ड बाय बैंक ड्यू टू सम टेक्निकलिटीज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी इसका रिवर्स है। रिवर्स मींस हमने एक पार्टी को चेक दिया था 8,000 रुपीज का, जैसे ही चेक दिया तो हमने कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक का बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को डिक्रीज कर दिया, डिडक्ट कर दिया। और बैंक ने किसी टेक्निकलिटीज की वजह से उसको क्लियर नहीं किया, हो सकता सिग्नेचर मैच नहीं हुई हो सकता उसके अंदर डेट की कुछ मिस्टेक हो गई हो, कुछ ना कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो गई हो जिस वजह से बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया। बैंक ने डिसऑनर कर दिया मींस चेक वापस आ गया। अब जब चेक वापस आ गया तो कैश बुक हमारी -8,000 है, पासबुक हमारी 0 है, और हमें किसको एडजस्ट करना है, कैश बुक को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू पासबुक। मींस -8,000 को 0 बनाना है, तो -8,000 को 0 बनाना है तो हमें प्लस में 8,000 लिखना पड़ेगा, और हम पूरा स्टेटमेंट डाल देंगे, एड चेक इशूड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पूरा स्टेटमेंट लिख करके हम इसको फिनिश कर देंगे। फाइन। तो ये हमारे 2 ट्रांजैक्शन बेसिकली हो गए। नाउ कम टू द थर्ड ट्रांजैक्शन। देखिए थर्ड ट्रांजैक्शन हमारा है अ बिल रिसीवेबल। अभी बिल रिसीवेबल का एडजस्टमेंट है। अ बिल रिसीवेबल ऑफ ₹600 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन जनवरी
in March, a bill receivable of rupees 6,000 discounted with the bank in March, dishonored on 31st March, but not yet recorded in the cash book. अब ये dishonor, ये जो bills receivable की discounting का concept है, ये मैं previous lecture में आपको बता चुका था, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, एक होता है bill of exchange, जैसे दो parties हैं, एक Mr. X है और एक Mr. Y है. अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स बेचा तो मिस्टर एक्स बन गया कौन, सेलर, और मिस्टर वाई हो जाएगा बायर. ठीक है. अब मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई से पैसा लेना है और ये बात है लेट सपोज 1 जनवरी की. मिस्टर, और ये गुड्स है कितने का, 1 लाख रुपए का. मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से पूछा भाई पेमेंट कब करोगे, तो मिस्टर वाई ने कहा कि 3 मंथ्स में पे कर दूंगा. 3 मंथ्स मींस बिफोर 1 अप्रैल. लेकिन मिस्टर एक्स को थोड़ा सा डाउट है कि भाई मिस्टर वाई पेमेंट करेगा या कहीं लेट ना कर दे, उसके अंदर पेमेंट लेट ना कर दे 1 अप्रैल से. 3 मंथ्स तो ये मेरा पैसा यूज कर ही रहा है, उसके बाद फिर महीना 15 दिन 2 महीने और यूज कर लिया तो हमारा तो अननेसेसरी मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा. तो इसके लिए क्या करता है मिस्टर एक्स, अपने पैसे की टाइमली पेमेंट के लिए एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सहारा लेता है. देखिए इस ईयर 22-23 के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे 11th क्लास के सिलेबस से स्किप कर दिया गया, तो अभी हम उसके ऊपर, इसलिए मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है. तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये क्या करेगा, ये बनाकर देगा एक बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके नाम पर बना देगा. एक ऑर्डरिंग लैंग्वेज के अंदर एक बेसिकली एक नोट होगा जिसपे ये होगा कि भाई आपने जो 1 अप्रैल को मुझसे गुड्स बाय किया, जो वैल्यू रिसीव की है उसका पेमेंट आप मुझे 3 मंथ्स में करेंगे. 3 मंथ्स मींस 1 अप्रैल से जिस दिन बिल बना उससे 3 मंथ्स मींस 1 अप्रैल, और 3 दिन इसमें एक्चुअली ग्रेस के होते हैं, तो 4 अप्रैल को इसका पेमेंट करना पड़ेगा. और उसके ऊपर मिस्टर एक्स बनाएगा और मिस्टर वाई पे सिग्नेचर कर देगा. अच्छा, जब तक इस बिल के बनने से पहले एक्स जो था वाई के लिए क्रेडिटर था और वाई जो था वो एक्स के लिए डेटर था. ठीक है, वाई से एक्स को पैसा लेना था तो एक्स अपनी बुक्स में वाई का नाम डेटर के उस लिस्ट में लिख रहा था और वाई अपनी बुक्स में एक्स का नाम क्रेडिटर की लिस्ट में लिख रहा था. तो ये अब जैसे ही बिल बना तो इसके लिए, ये एक्स के लिए ये हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल और वाई के लिए बन जाएगा बिल्स पेएबल. ठीक है, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल. लेकिन एक प्रॉब्लम यहां आती है कि ये जो टाइम कंस्ट्रेंट है, ये दोनों के लिए टाइम एक तरह से लॉक हो गया. वाई तो फिर भी एक बार क्या हो सकता है, प्री पेमेंट कर सकता है. एक्स, अगर एक्स को मान लीजिए कि 1 जनवरी को बनाया था और अब पेमेंट कब मिलेगा उसको, 4 अप्रैल को, उससे पहले पेमेंट मिलेगा नहीं. अब इस एक्स को, मिस्टर एक्स को 1 फरवरी को मनी की रिक्वायरमेंट है. अब ये वाई के पास जा नहीं सकता. वाई के पास क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि बिल की डेट क्या है, 4 अप्रैल है. बिल हम नहीं बनाया था 4 अप्रैल को देने के लिए, तो वाई तो कब पेमेंट करेगा, 4 अप्रैल को ही पेमेंट करेगा. अब इसको पेमेंट चाहिए तो पेमेंट का कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है क्या, तो ऑफ कोर्स यस. क्या है कि एक्स जो है ये अपने बैंकर के पास जाए जिस बैंक में इसका अकाउंट है. लेट्स सपोज इसका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के अंदर. ठीक है, ये वहां पर जाएगा और एसबीआई को बोलेगा कि भाई मेरे पास एक 1 लाख रुपीस का बिल है जो मैंने मिस्टर वाई के नाम पे ड्रॉ किया है, लेकिन इसकी मैच्योरिटी डेट, इसकी ड्यू डेट जो है वो 2 मंथ बाद 4 अप्रैल को आने वाली है, बट मुझे आज पेमेंट चाहिए तो मुझे आज आप पेमेंट कर दें. बैंक इसको कुछ डिस्काउंट डिडक्ट करके, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद बैंक इसको कुछ अमाउंट डिडक्ट करके पेमेंट कर देगा. लेट्स सपोज बैंक ने बोला कि 1 लाख में से 2000 का डिस्काउंट डिडक्ट करके हम आपको 98,000 रुपीस का पेमेंट कर सकते हैं अगर आपको जमता हो तो. अब भाई एक्स को तो मनी की रिक्वायरमेंट है और 2 मंथ बाद का पेमेंट आज उसको मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट देने में भी वो पीछे नहीं हटता. इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. अब ये जो पैसा होता है डिस्काउंट का, ये सीधे उस बंदे के अकाउंट में आता है. बैंक कभी भी कैश में पैसा हैंड ओवर नहीं करता, उसके अकाउंट में डालेगा, ताकि एक ट्रांजैक्शन का प्रूफ तो होना चाहिए ना. तो उस केस में इसको कहते हैं हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. अब देखिए यहां पर ये बोल रहा था बिल रिसीवेबल ऑफ ₹600 डिस्काउंटेड विद द बैंक. बैंक से डिस्काउंट करवाया मींस हमारे अकाउंट में पैसा आ गया. हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया, नेचुरली हम उसको फॉलो अप ले ही रहे थे, हमने कैश बुक में भी बेसिकली उसको रिकॉर्ड कर लिया. ठीक है, तो कैश बुक और पासबुक दोनों बढ़ गई हैं, दोनों का बैलेंस अल्टीमेटली बढ़ चुका है. बट इसने क्या बोला, डिसऑनर्ड. डिसऑनर्ड का मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूं. देखिए अब बैंक अपने पास बिल रखेगा और 4 अप्रैल तक वेट करेगा. 4 अप्रैल को बैंक जाएगा किसके पास, वाई के पास पेमेंट लेने, और वाई के सामने वो बिल प्रेजेंट करेगा. अगर वाई ने पेमेंट दे दिया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बैंक का भी काम हो गया और सबका अपना अपना पूरा अकाउंट का सेटलमेंट हो जाएगा. बट कभी कभी ऐसा होता है कि वाई पेमेंट देने से मना कर दे. जो वाई पेमेंट देने से मना करेगा तो दिस इज कॉल्ड एज डिसऑनर ऑफ बिल. इसको हम बोलते हैं बिल का डिसऑनर हो जाना. तो बिल डिसऑनर हो जाएगा तो अब बैंक वाई से लड़ाई करने नहीं बैठेगा, बैंक तो सीधे आएगा और उसका कस्टमर एक्चुअली कौन है, एक्स.
तो वो सीधे एक्स के अकाउंट में से मनी डिडक्ट कर देगा। ये इसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड। वो बिल जो हमने डिस्काउंट करवा लिया था, अब वो क्या हो चुका है, मार्केट से डिसऑनर हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। अब ये बैंक हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लिया, ठीक है, और सॉरी मैं बाय मिस्टेक में नजर लिख दिया, 6000 रुपीज हमारे अकाउंट से माइनस कर देगा। मींस बैंक एंट्री करेगा तो पासबुक में माइनस 6000 हो जाएंगे। अब हुआ क्या, हमें अभी तक इसकी खबर नहीं है, तो +6 और +6000 और 600 का बिल है, +600 और -600, तो ये हो जाएगा नील, मतलब 0, और ये +600 ही रहा। ठीक है, मींस हमारी कैश बुक 600 से बड़ी हुई है और पासबुक जो है 600 से प्लस होकर फिर से 600 से माइनस अल्टीमेटली हो गई। और ये बात कब की है, 31 मार्च की, मींस इसी मंथ में हुआ है। इसी मंथ में पहले बैलेंस बढ़ा दिया था, बैंक ने हमको पेमेंट किया था। अब वाई से पेमेंट देने गया, वाई ने पेमेंट नहीं किया, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लिया, तो अब -600 कर दिया, तो रिजल्टेंट वैल्यू इज 0, और इधर +600 और 0 है। हमें क्या करना है, ये हमारा इंपैक्ट हो गया, इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट ऑन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। अब हमें इसका इफेक्ट क्या डालना है, हमें कैश बुक को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू पासबुक, +600 को 0 बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, 600 इधर से माइनस कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे लेस बिल discounted, dishonored, not recorded in कैश बुक। हमने जो बिल डिस्काउंट करवाया था वो डिसऑनर हो गया, लेकिन अभी तक हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। फाइन, चलिए जी, ये हमारे 3 ट्रांजैक्शन हो गया। आई होप आपको ये बिल डिस्काउंटेड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो ये है, द रिसीट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हैड बीन ओवरकास्ट बाय ₹2000। देखिए, वर्ड ओवरकास्ट और अंडरकास्ट बहुत यूज होता है। आगे आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर आएगा, वहां पर भी डिफरेंट बुक्स को ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग होती है। मैं पहले इसको ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग समझाता हूं, फिर इसका इंपैक्ट हम कैश बुक और पासबुक पर देखेंगे। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास एक कैश बुक है, मतलब मेरे पास एक बैंक कॉलम कैश बुक है, तो मैंने ये बैंक कॉलम यहां पर बनाया, और रिसीट साइड हमारी कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड जो होती है कैश बुक में वो रिसीट साइड होती है, और क्रेडिट साइड जो होती है दैट इज व्हाट, पेमेंट साइड। मींस क्रेडिट साइड हमारा बैंक बैलेंस को कम करता है, आउटफ्लो ऑफ कैश दिखाता है, और डेबिट साइड हमारा रिसीट को शो करता है, इनफ्लो ऑफ कैश दिखाता है। बैंक में उल्टा होता है, बैंक में क्या होता है, वहां पर क्रेडिट साइड जो होता है वो रिसीट को शो करता है, बैंक बैलेंस बढ़ाता है, और डेबिट साइड जो होता है वो विड्रॉल्स को शो करता है, बैंक बैलेंसेस को अल्टीमेटली कम करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे पास एक कैश बुक में एंट्रीज है, यहां पर एक है 10,000 रुपीज की, एक है 15,000 रुपीज की, और एक लेट सपोज 5,000 रुपीज की, ये मेरे पास एंट्रीज है। पेमेंट साइड के अंदर मान लीजिए हमारे पास एक 5,000 की एंट्री है, और एक 10,000 रुपीज की एंट्री है, और एक 5,000 की एंट्री है। मान ले, हम जस्ट फॉर एन एग्जांपल में ले रहा हूं इसके अंदर। अब अगर मैं इसके बैलेंस का आपसे कहूंगा कि भाई बैलेंस कितना होगा, तो आप इसका टोटल क्या करेंगे, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। तो डेबिट साइड का टोटल 15 और 10 25 और 5 30 30,000, और ये होता है 5 और 20 20,000। ठीक है, तो अगर मैं इसका बैलेंस लूंगा तो बैलेंस विल बी व्हाट, 10,000। ये मेरा एक्चुअल बैलेंस होना चाहिए अगर मैं करेक्ट टोटल दोनों साइड का लगाता हूं तो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ओवरकास्टेड का मीनिंग होता है टोटल ज्यादा लगा लेना। जैसे बोला गया रिसीट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्टेड, तो 30,000 से ज्यादा का टोटल कर लेना, 32 35 40 45 व्हाटएवर, बट वो 30 से ज्यादा होगा। अंडरकास्टेड मींस 30 से कम लगाना, पेमेंट साइड ओवरकास्टेड मींस 20 से ज्यादा लगाना, पेमेंट साइड अंडरकास्टेड मींस उसका टोटल कम कर लेना। और मैनुअल या कैलकुलेशन में ये मिस्टेक्स कॉमन है और हो जाती हैं बेसिकली। तो मैं पहले इसके अंदर केस लेता हूं रिसीट साइड। देखिए, मैंने पहले केस लिया रिसीट साइड ओवरकास्टेड। ठीक है, अब रिसीट साइड ओवरकास्टेड में क्या होगा, सबसे पहले आप देखिए, मान लीजिए यहां पर डेबिट का टोटल है और क्रेडिट का टोटल है। डेबिट का एक्चुअल टोटल था 30, इसने बाय मिस्टेक गलती से कुछ भी मान लो 35,000 कर दिया। चलो ये मान लें हम अभी। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल के तौर पर ओवरकास्टेड नहीं, उससे कुछ भी बढ़ा कर ले रहा है, तो 30 का टोटल इसने 35 कर दिया। ठीक है, अब रिसीट 35 है और पेमेंट अपनी जगह करेक्ट है, बाय डिफॉल्ट हम ये माने इसको कांस्टेंट रखें 35। अब 35 माइनस 20 तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 15,000। जो एक्चुअल 10,000 का बैलेंस था वो बैलेंस कितना बन गया, 15। मींस अगर मैं रिसीट साइड को ओवरकास्ट करता हूं, रिसीट साइड को बढ़ाकर लिखता हूं, तो मेरा जो बैलेंस है
वो बैलेंस भी क्या होगा, मेरा बढ़कर आएगा, बैलेंस भी मेरा ओवरकास्टेड ही रहेगा। फाइन, ये हमारा फर्स्ट केस था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसका ऑपोजिट जाता हूं, लेट सपोज रिसीट साइड अंडरकास्टेड, तो रिसीट साइड अंडरकास्टेड में क्या होता है, लेट सपोज ये मेरा डेबिट है और ये क्रेडिट है। एक्चुअल टोटल था 30, मैंने इससे कुछ कम लगाया, लेट सपोज 25, और इधर बैलेंस कितना था मेरा पेमेंट साइड का, सही लगाया 20। तो अब अगर मैं बैलेंस निकालता हूं तो ये मेरा जो बैलेंस है वो बैलेंस होना चाहिए इधर कितना, 5000, जो एक्चुअल बैलेंस से क्या है, कम है। इसका मीनिंग ये होगा कि अगर मैं रिसीट साइड को अंडरकास्ट करूंगा, कम टोटल लगाऊंगा, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस भी कम हो जाएगा। फाइन, रिसीट साइड का टोटल ओवरकास्ट किया तो मेरा बैलेंस बढ़ गया, रिसीट साइड का टोटल अंडरकास्ट किया तो मेरा बैलेंस अल्टीमेटली कम हो गया। ये मैंने अभी तक एनालाइज किया। केस 3 हम एनालाइज करते हैं इसके अंदर। मान लिया पेमेंट साइड पर आते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा पेमेंट साइड अंडरकास्ट, ठीक है। पेमेंट साइड अंडरकास्ट का मीनिंग होगा पेमेंट साइड का टोटल कम लगा रहा हूं, ये मेरा डेबिट है, ये क्रेडिट है, इसका एक्चुअल टोटल था 30, ठीक है। और मैं इस 20,000 को, इधर मैंने ओवरकास्ट से स्टार्ट किया तो मैं यहां भी ओवरकास्ट ही लेता हूं पहले, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट मतलब 20 से कुछ ज्यादा लगाया, कुछ ज्यादा मींस मान लीजिए 25 कर देता हूं, 25,000 कर दिया, तो 30 माइनस 25, तो बैलेंस मेरा कितना रह जाएगा, 5,000, जो कितना था 10,000। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैंने पेमेंट साइड को ओवरकास्ट कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो मेरा बैलेंस एक्चुअल बैलेंस से क्या होगा, कम होकर आ जाएगा, मेरा बैलेंस डाउन हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा क्या लेता हूं मैं, लेट सपोज मैंने कहा कि पेमेंट साइड अंडरकास्टेड, और अंडरकास्ट का मीनिंग होगा कम लगाया, मान लीजिए डेबिट है और ये क्रेडिट है, इसका करेक्ट है 30 और इसका 20 की जगह मैंने 25 लगा दिया, तो अंडरकास्ट है तो 20 की जगह मैंने कितना 15 लगा दिया, तो मेरा बैलेंस भी कितना हो जाएगा 15, जो मेरा एक्चुअल बैलेंस 10,000 से बढ़कर है। इट मींस अगर मैं इसको अंडरकास्ट करता हूं तो मेरा बैलेंस भी बढ़ जाएगा। अब देखिए यहां से एक मैकेनिज्म बन गया, इसमें मैकेनिज्म क्या, कि अगर रिसीट साइड ओवरकास्टेड है तो मेरा बैलेंस भी ओवरकास्टेड मींस बढ़कर आएगा, रिसीट साइड अंडरकास्टेड है तो मेरा बैलेंस भी कम होकर आएगा। पेमेंट साइड में उल्टा होता है, पेमेंट साइड अगर ओवरकास्टेड है तो मेरा बैलेंस कम हो जाएगा, और पेमेंट साइड अगर अंडरकास्टेड है तो मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा। मींस यहां पर एक रिलेशनशिप बनती है, क्या रिलेशनशिप बनती है कि रिसीट साइड में और बैलेंसेस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। यहां पर रिसीट साइड में एंड बैलेंस हैव व्हिच रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप मींस रिसीट साइड बढ़ेगा, रिसीट साइड ओवरकास्टेड होगा तो बैलेंस भी बढ़ जाएगा, रिसीट साइड अंडरकास्टेड होगा तो बैलेंस भी कम हो जाएगा। जबकि इसका उल्टा, पेमेंट साइड और बैलेंस के अंदर जो रिलेशनशिप है वो कौन से रिलेशनशिप है, दैट इज व्हाट, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मींस ऑपोजिट रिलेशनशिप है, नेगेटिव कोरिलेशन है। मींस अगर आपका पेमेंट साइड ओवरकास्टेड है तो बैलेंस कम हो जाएगा, पेमेंट साइड अंडरकास्टेड है तो बैलेंस बढ़ जाएगा। तो आप जब भी ट्रांजैक्शन पढ़ें सिर्फ इस बात को ध्यान रखना कि रिसीट साइड, वो मैंने आपके कांसेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया, और आप अपने माइंड में ये पॉइंट लेकर जाइएगा कि अगर रिसीट साइड अंडरकास्टेड है तो बैलेंस भी कम, रिसीट साइड ओवरकास्टेड है तो बैलेंस भी ज्यादा, पेमेंट साइड अंडरकास्टेड है तो बैलेंस ज्यादा, और पेमेंट साइड ओवरकास्टेड है तो बैलेंस कम। रिसीट साइड और बैलेंस में डायरेक्ट रिलेशनशिप, पेमेंट साइड और बैलेंस में इनवर्स रिलेशनशिप। ये बेसिकली हमारी रिलेशनशिप इसके अंदर क्रिएट हो रही है। फाइन, बस अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला उसने, इसने बोला है क्वेश्चन में, रिसीट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हैड बीन ओवरकास्टेड बाय ₹2,000। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब हम यहां पर इसका इफेक्ट देखते हैं। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, ये मेरी कैश बुक है लेट सपोज, और ये मेरी पासबुक है। मेरी कैश बुक का जो कैश बुक मतलब बैंक कॉलम, उसका जो रिसीट साइड का टोटल था वो 2,000 से ओवरकास्टेड है, और जब ओवरकास्टेड होगा, रिसीट साइड ओवरकास्टेड होगा तो उस स्पेसिफिक बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, वो भी ओवरकास्टेड हो जाएगा। तो मेरा कैश बुक का बैलेंस 2,000 से बढ़ गया। पासबुक के अंदर कोई एरर नहीं है, कहलाती है एरर इन कैश बुक, एरर होती है कैश बुक के अंदर। ठीक, फाइन, ये तो मेरा इंपैक्ट हो गया उस गिवन ट्रांजैक्शन का। अब मुझे क्या करना है, इसका रेक्टिफिकेशन करना है। क्या करूंगा मैं, मुझे कैश बुक को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू पासबुक। 2,000 को बनाना है 0, तो मैं क्या कर दूंगा, 2,000 को इधर से अल्टीमेटली माइनस कर दूंगा, तो मेरा 2,000 जो होगा वो लेस हो जाएगा। इधर लेस क्या लिखेंगे उसमें, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहां पर रिसीट साइड ऑफ कैश बुक दिया, कभी कभी एग्जाम में उसको पासबुक भी दे देगा,
तो कोई इशू नहीं, सेम टू सेम रिलेशनशिप ही चलती है भाई। बैलेंस तो वैसे ही जाएगा उसके अंदर, मींस पासबुक का रिसीट साइड बढ़ेगा तो बैलेंस भी बढ़ जाएगा, पासबुक का रिसीट साइड कम होगा तो बैलेंस भी कम हो जाएगा, पासबुक का विड्रॉल साइड बढ़ेगा तो बैलेंस कम हो जाएगा और कम होगा तो बैलेंस बढ़ जाएगा, उसी वही सेम रिलेशनशिप रहेगी। बस सिर्फ आप उसको डेबिट क्रेडिट साइड और रिसीट साइड और पेमेंट साइड ध्यान रखना। मैंने ये डेबिट क्रेडिट इसलिए बोल दिया क्योंकि कभी कभी वो क्वेश्चन में आपको इंस्टेड ऑफ रिसीट और पेमेंट वो वर्ड डेबिट और क्रेडिट लिख देते हैं। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्टेड मींस पॉजिटिव साइड रिसीट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्टेड तो मींस पेमेंट साइड। ठीक है, फाइन। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन हुआ अंडरकास्टेड और ओवरकास्टेड का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आए हम हमारे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा discount allowed of 220 had been entered in the bank column instead of discount column। एक्चुअली ये 3 कॉलम कैश बुक का कंसेप्ट होता है। 3 कॉलम कैश बुक वैसे सीबीएसई सिलेबस में बेसिकली है नहीं, बट फिर भी मेरा एक 3 कॉलम कैश बुक का एक लेक्चर, डेडिकेटेड लेक्चर है, आप चाहें तो उसको वहां से देख सकते हैं, क्योंकि कुछ स्कूल्स में अब भी 3 कॉलम कैश बुक करवाई जाती है। तो अगर आपको स्कूल में करवा रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो मैं आपको उसका मैकेनिज्म इधर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जैसे हमने कैश बुक पढ़ी थी डबल कॉलम कैश बुक, तो डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम होता है किसका, बैंक का, और एक कॉलम होता है किसका, कैश का, है ना। और इधर भी एक कैश का कॉलम होगा और बैंक का कॉलम होगा, और बैंक बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो डेबिट, बैंक और कैश कम होगा तो क्रेडिट। 3 कॉलम कैश बुक में दोनों साइड एक एक कॉलम और बढ़ जाती है। कौन सी? इधर बढ़ जाती है डिस्काउंट रिसीव्ड की, और इधर बढ़ जाती है डिस्काउंट अलाउड की, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड बीइंग अ लॉस डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव बीइंग एन इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब इसका एक डिस्काउंट अलाउड था, और वैसे हम 3 कॉलम नहीं बनाते, हम यूजुअली डबल कॉलम में डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की एंट्री जर्नल प्रॉपर के साथ में करते हैं। एनीवे, फिर भी मैं आपको बता दूं, इसने बोला है कि डिस्काउंट अलाउड था 220 रुपए का। मान लो मिस्टर राम नाम की पार्टी को हमने डिस्काउंट अलाउ किया था टू मिस्टर राम, और यहां पर 200 रुपए इधर रिकॉर्ड करना था, लेकिन बाय मिस्टेक उसने यहां की जगह इसको इधर रिकॉर्ड कर दिया, यहां रिकॉर्ड नहीं किया। अब इससे क्या हुआ, इससे रिसीट साइड हमारा बढ़ गया। रिसीट साइड क्या हो गई, ओवरकास्टेड हो गई। और अभी मैंने आपको बताया रिसीट साइड ओवरकास्टेड मींस आपका स्पेसिफिक बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। मींस मेरा अगर डेबिट साइड, मेरी डेबिट साइड कैश बुक की बड़ी है, तो वो क्या करेगी, मेरे कैश बुक के बैलेंस को भी इंक्रीज कर देगी। तो 200 रुपए से मेरा कैश बुक का बैलेंस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पासबुक की एरर है नहीं, पासबुक वही है। क्या करना है, ये तो इसका इफेक्ट हो गया एडजस्टमेंट का। अब हमें क्या करना है, कैश बुक को पासबुक के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, तो कैश बुक को 200 रुपीज से डिडक्ट कर दूंगा, तो 200 रुपीज इधर आ जाएंगे। तो लेस क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड रॉन्गली रिकॉर्डेड टूवर्ड्स डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है, फाइन। ये हमारा एक एडजस्टमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान रखिएगा। यूजुअली स्कूल्स में रिपीटेडली पूछ लेते हैं इसमें। चलो जी, ये एक अपने आप में ट्रांजैक्शन हुआ। ओके बे, उसके बाद ये बोल रहा है अ बिल ऑफ ₹1000 वाज रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 15, बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब ये रिटायरिंग ऑफ बिल, वही सेम जो मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में भी डिस्काउंटिंग समझाया, ऐसे ही एक होता है रिटायरिंग ऑफ बिल का। मैं आपको फिर से एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि दो पार्टीज है, एक्स और वाई। एक्स ने वाई को गुड्स बेचा 1 जनवरी को, लेट सपोज 10,000, मान ले ये कितना, इसमें 15 रुपए दे रखा है, तो मैं इसमें मान लू हाँ चलिए 1,000 रुपए का माल बेचा। ओके भाई, और इसने कहा कि भाई पेमेंट कब करोगे, तो इसने कहा कि मैं आपको 1 अप्रैल को पेमेंट कर दूंगा, 4-3 महीने बाद। एक्स ने वाई के नाम से एक बिल बना दिया, तो एक्स ये के लिए क्या बन गया, ये बिल रिसीवेबल, वाई के लिए बन गया बिल्स पेबल। अब दोनों पार्टीज इसमें लॉक हो गई हैं कि भाई ये 1 अप्रैल को ही पेमेंट होगा। स्पेशली एक्स तो इसमें ब्लॉक हो चुका, उसका पेमेंट तो ब्लॉक ही हो चुका। अब वाई के पास लेट सपोज पेमेंट जल्दी आ गया, वाई के पास 1 मार्च को ही पेमेंट आ गया, और वाई ने सोचा भाई यार इसको पेमेंट देकर मैं खत्म करूं। वाई जाएगा किसके पास, एक्स के पास, ठीक है, और उसने कहा कि भाई देखो, या वाई ने एक्स को फोन लगाया कि भाई ये काम करो, वो जो आपका पेमेंट है 1000 रुपीज का, वो मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, और आप जाकर के मेरे बैंक से, बैंक मैनेजर से पैसे ले लो, मैं उसको इन्फॉर्म कर देता हूं। अब वो बंदा बैंक मैनेजर के पास गया, लेकिन पेमेंट क्या हो रहा है, 1 मंथ पहले पेमेंट हो रहा है, और नेचुरली जब 1 मंथ पहले पेमेंट करेगा तो वो उससे कुछ ना कुछ डिस्काउंट के लिए बोलेगा कि भाई आप मुझे डिस्काउंट ऑफर करें, डिस्काउंट दीजिए, जिसको हम बोलते हैं रिबेट। ये कहलाता है रिबेट, रिबेट ऑन प्री पेमेंट ऑफ बिल। प्री पेमेंट ऑफ बिल पर जो भी डिस्काउंट होता है वो एक्चुअली होता है डिस्काउंट ही, लेकिन उसका हम वर्ड का यूज करते हैं, रिबेट करते हैं। और इसमें रिबेट कौन अलाउ करेगा, एक्स विल अलाउ द रिबेट। इसके लिए ये हो जाएगा रिबेट अलाउड, और इसके लिए हो जाएगा ये रिबेट रिसीव्ड।
ठीक है फाइन। अब ये जो रिबेट होता है ये मार्केट की जो डिस्काउंट या इंटरेस्ट रेट होती है उसके अकॉर्डिंगली चलता है। एक मंथ पहले कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट होगा, 2 मंथ पहले कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली पहले होगा। अब सुनिए हुआ क्या, ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है। अब हमें किसी पार्टी को 1000 रुपए के बिल का, मैं जस्ट फॉर एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1000 रुपीज का बिल का पेमेंट करना था। एक मंथ बाद हमने आज उसको कॉल किया कि भाई आप पेमेंट आज ही ले लो, बैंक से जाकर के जो भी रिबेट हो काट लेगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने अभी नहीं पता कितना डिस्काउंट था तो हमने हमारी कैश बुक में से 1000 माइनस कर दिए, क्योंकि इसका पेमेंट तो होना है, हमने पूरे 1000 माइनस कर दिए। वो बंदा बैंक में गया और बैंक ने वहां पर उसको रिबेट डिडक्ट करके, एक मंथ का रिबेट कैलकुलेट करके 15 रुपए काट करके उसको 985 रुपीज का पेमेंट कर दिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरी जो कैश बुक है वो 15 रुपए से ज्यादा माइनस हो गई है। ये इसका फंडा। वो वहां पर तो बिल की अमाउंट गिवन भी नहीं है, वहां तो सीधे क्या दे रखा है, उस रिबेट की अमाउंट गिवन है कि भाई रिबेट का एक्चुअल अमाउंट कितने का है। तो मैं ये बोल रहा हूं उसके अंदर कि सिर्फ 15 रुपीज का इफेक्ट है। आप उस बिल को 1000 का मान लो, आप उस बिल को 10,000 का मान लो, तो डिफरेंस दोनों के बीच में ये रह जाएगा। फाइन, मींस हमारी ये -15 है और इधर 0। अब मुझे ये तो होगा इसका इंपैक्ट, कैश बुक को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू पासबुक, -15 को बनाना है 0, तो मैं क्या कर दूंगा, +15 कर दूंगा 15। तो यहां लिख दूंगा एड रिबेट ऑन रिटायरिंग ऑफ बिल रिकॉर्डेड इन कैश बुक ओनली। ठीक है, नाउ कैंसल्ड। अब हमने क्या कर दिया, उसको अल्टीमेटली कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अ बिल ऑफ ₹1780 was discounted by bank dishonored on 1st April not recorded in cash book। वही सेम टू सेम अभी ऊपर डिस्काउंटिंग का आया था, यहां पर भी डिस्काउंटिंग का है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के ट्रांजैक्शन देते हैं। ये लीजिए मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है और मेरी डेडलाइन कब की है, 31 मार्च 2022 को हमने एक बिल डिस्काउंट करवाया था 1780 रुपीज का बिल डिस्काउंट करवाया। मान लो अभी कितना डिस्काउंट है छोड़ दें आप उसको, 178 रुपीज मेरे पासबुक में बढ़ गई और मेरी कैश बुक में भी बढ़ गई। फाइन, अब ये जो था बिल जो, अच्छा मेरी पासबुक और कैश बुक दोनों बढ़ी हुई है तो कोई डिफरेंस ही नहीं है उसमें, लेकिन बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, मेरी पासबुक में से पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ये पैसा डिडक्ट किया गया 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल जो होती है वो मेरी इस डेडलाइन के बाहर हो जाती है। नो डाउट डिसऑनर हुआ, सब कुछ हुआ, इंपैक्ट वैसा का वैसा ही है, लेकिन सिर्फ क्या हुआ, डेट का। प्रीवियस उसके अंदर एग्जांपल में जो मैंने ट्रांजैक्शन नंबर 3 पढ़ा था, उस ट्रांजैक्शन नंबर 3 में वो मार्च में ही डिसऑनर हुआ था। यहां पर डिसऑनर हुआ है लेकिन मंथ क्रॉस कर गया, हमारी डेडलाइन क्रॉस कर गया इधर। मींस अब देखूं तो कैश बुक मेरी 1780 से प्लस है, पासबुक 1780 से प्लस है, दोनों साइड सेम टू सेम अमाउंट है। मींस दोनों में कोई डिफरेंस बेसिकली नहीं है। जब डिफरेंस ही नहीं है तो रिकॉर्ड कैसे होगा, तो मींस दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेबल। आपको नीचे बीआरएस के नीचे एक फुटनोट लगाना पड़ेगा, सिंस द बिल डिसऑनर्ड वाज रिकॉर्डेड ऑन 1 अप्रैल इन पासबुक, द बिल गॉट डिसऑनर्ड ऑन 1 अप्रैल, सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बीआरएस। ठीक है, तो वो आपका कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, तो बीआरएस में भी रिकॉर्ड नहीं होगा। फाइन, आई होप ये ट्रांजैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। और इस टाइप के ट्रिकी ट्रांजैक्शन अक्सर टीचर्स दे देते हैं कि वो ट्रांजैक्शन दिखता ऐसा है कि इसका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगा, लेकिन मालूम पड़ता है उसका कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुआ। ठीक, फाइन। चलें जी, अब लास्ट मेरे पास है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ये बोल रहा है अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹2780 on the previous day was brought forward as credit balance is 2870। एक्चुअली हुआ क्या, ये मेरी कैश बुक है लेट सपोज, और कैश बुक में इधर बाय बैलेंस सीडी किसी दिन उतारा था मैंने 2780 का। ठीक है, और इसका एक्चुअली होना क्या चाहिए था, टू बैलेंस BD 2780, लेकिन हो सकता है पेज वेज टर्न करने में या पेज चेंज करने में इसने ये बाय बैलेंस सीडी, ये डेबिट बैलेंस है, इस डेबिट बैलेंस को इंस्टेड ऑफ डेबिट उसने क्रेडिट में ही लिख दिया, और वो भी 2870 से। ठीक है, 2870 से बेसिकली लिख दिया, मींस पॉजिटिव बैलेंस को नेगेटिव बना दिया। ठीक है, अब हमें यह तो समझ आ रहा है कि हाँ जी, कैश बुक जो है पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, तो नेचुरली कैश बुक का बैलेंस जो है वो अल्टीमेटली कम हो गया होगा, लेकिन कितने से कम हुआ ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मैं अगर आपको बोलता हूं कि एक बंदा यहां पर अगर खड़ा हुआ है, अगर आप इस कंसेप्ट को समझें, ये पॉइंट 0 है,
ठीक है। और हमने उसको कहा कि भाई आप एक काम करें, 30 स्टेप्स या 50 स्टेप्स आप क्या करें, राइट पर जाएं, ठीक है। 50 स्टेप्स हमने उसको राइट जाने का बोला, और वो बंदा बाय मिस्टेक, उसने ध्यान से सुना नहीं, 15 स्टेप्स लेफ्ट चला गया, 15 स्टेप्स जो है वो कहां चला गया, लेफ्ट चला गया, और हमने ध्यान नहीं दिया। और जो उसके पहुंचने के बाद उसने बताया कि बताइए अब आगे क्या करूं, तो हमने बोला अरे भाई हमने आपसे कहा था कि आप 50 स्टेप्स राइट पर जाएं और आप उल्टा 15 स्टेप्स लेफ्ट पर चले गए, चलिए आपको जहां बोला था वहां जाइए। तो अब इस बंदे को देखिए, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में टोटल कितने स्टेप्स कवर करना पड़ेंगे, दैट इज 65। 15 स्टेप्स तो लेवल 0 पर आने पर, और 50 स्टेप और, मतलब टोटल 65 स्टेप्स उसको क्या करना पड़ेंगे, चलना पड़ेगा। यही सेम टू सेम फंडा जब डेबिट बैलेंस क्रेडिट बनता है, क्रेडिट बैलेंस डेबिट बनता है, तब होता है। हमने इसका डेबिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस 2780 था, जिसको हमने नेगेटिव बना दिया, कितना, 2870। तो पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस विल बी व्हाट, 2780 प्लस 2870, मतलब टोटल 5650 से आपका कैश बुक का बैलेंस जो है वो माइनस हो गया, और पासबुक एज इट इज पड़ी हुई। पासबुक में एरर थोड़ी है, तो कैश बुक की एरर है। हमारी कैश बुक जो है 5650 से डाउन हो गई, और हमें अब कैश बुक को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू पासबुक, तो हम इसको 5650 से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और यहां लिख देंगे ऐड डेबिट बैलेंस रिकॉर्डेड एज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो ये जब भी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बन जाए, क्रेडिट डेबिट बन जाए, तो इसमें जो जितने का डिफरेंस है डबल अमाउंट का बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर एडजस्टमेंट हम करते हैं, ओके। और अगर क्रेडिट डेबिट बन जाए तो माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, तो वो प्लस तो करेंगे वैल्यू को, लेकिन उसको फिर हम उसका इफेक्ट क्या करेंगे, उल्टा डाल देंगे। जैसे उसने बोला डेबिट बैलेंस ऑफ 3000 बिकेम क्रेडिट बैलेंस, तो प्लस 3000 क्या बन गया, माइनस 3000, प्लस माइनस माइनस विल बिकम व्हाट, प्लस, तो टोटल 6000 का एडजस्टमेंट होगा। नेगेटिव बैलेंस ऑफ 2500 बिकम्स पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 25000, तो ये 27500 से क्या हो गया, आपका बैलेंस बढ़कर आ गया, तो आप क्या करेंगे, उसको आप अल्टीमेटली कम कर देंगे, फाइन। तो ये हमारे बेसिक एडजस्टमेंट से। अच्छा, इसके बाद फिर आपकी जैसे यूजुअली बैलेंसिंग होती है, वो मैं बैलेंसिंग कर देता हूं। इसके अंदर डेबिट का टोटल आ रहा है 28500 प्लस 8000 प्लस 15 प्लस 5650, और क्रेडिट का आ रहा है 12000 क्रेडिट नहीं सॉरी माइनस का 600 एंड 2200, दैट इज 27365 का बैलेंस इस साइड पर बच रहा है। 27365 का बैलेंस है, और जो टोटल है वो 42000 कुछ था। इसको हम लिखेंगे बैलेंस एज पर व्हाट, एज पर पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग। तो हमने जो इसमें देखिए, हार्डली हमारे पास 8 ट्रांजैक्शंस थे, लेकिन 8 ट्रांजैक्शंस के एक्सप्लेनेशन में टाइम कितना लग गया। तो एक्चुअली इसी से मालूम पड़ता है कि भाई इन ट्रांजैक्शंस का इंपॉर्टेंस क्या है। ये थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट और टेक्निकल नेचर के ट्रांजैक्शंस थे, जिनका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस था। इसी टाइप के ट्रांजैक्शंस बेसिकली आपसे एग्जाम के अंदर सारे एक साथ तो नहीं, लेकिन एक आध दो इस टाइप के ट्रांजैक्शन बीच में आपको लगा दिए जाते हैं, और वो थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो आप इनके पीछे जो मैंने रीजंस एक्सप्लेन किए, उन रीजंस को बहुत ध्यान से बेसिकली देखिएगा, ओके फाइन। और यह हमारा बीआरएस का क्वेश्चन फिनिश हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसके सारे एडजस्टमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी डाउट लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।